कैसे हो आप लोग। आज मैं लेके आया हूं आपकी साइंस का नया चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस पूरे चैप्टर को मैं आपको एकदम शानदार एनिमेशन के साथ में समझाऊंगा, जिससे आपके लिए चैप्टर एकदम मक्खन हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपके सामने दो चीजें दिख रही है, ये है भैया प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। मतलब हमको इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है डिस्कवरी ऑफ सेल, कि आखिर सेल जो है उसकी खोज कैसे हुई है ना। तो देखो, सेल के बारे में सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन थे वो? रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे बेटा, उन्होंने इसके बारे में बताया। इन्होंने क्या करा, एक जो है पेड़ होता है ना, पेड़, उसकी छाल ले ली, ठीक है, बार्क ले लिया, उसकी छाल ले ली, और उसको जब ये माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो उनको इसके अंदर पता है कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर नजर आए, ऐसे छोटे छोटे से बारीक बारीक से हेक्सागोनल टाइप के स्ट्रक्चर नजर आए, जिसको उन्होंने बोला सेल। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक तरीके से जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके अंदर जो ऐसे छोटे छोटे से बहुत सारे हेक्सागोन होते हैं कि नहीं होते हैं, उस टाइप का दिखता है ये, ऐसा इन्होंने बोला। तो यहां पर ये बोला कि भैया जो सेल है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं, या एक छोटे से कमरे के जैसे दिखते हैं, कंपार्टमेंट होते हैं। यहां तक समझ में आया कि रॉबर्ट हुक ने क्या बात बताई है ना। दिस वाज इन द ईयर 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन, है ना, थ्रू अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। ये जो मैंने आपको समझाया, ये पूरी बातें यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स में लिख भी रखी है, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो और कर लो। आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, है ना। ऐसा रॉबर्ट हुक कॉल्ड दिस बॉक्सेस सेल। रॉबर्ट हुक इसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम। मतलब ये एक छोटा, सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कमरा, ठीक है, ऐसा। अब सवाल उठता है कि व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हुए हैं? तो आंसर इज सेल। सेल के बने हुए होते हैं, है ना। तो हमारी बुक में एक एक्टिविटी और दे रखी है, वो भी आपको समझा देता हूं। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं। ये है हमारे पास में भैया एक चिमटा, ठीक है, इसको मैंने पकड़ा और यहां से प्याज की एक झिल्ली निकाल ली, और निकाल के इस झिल्ली से हमने इस प्याज के एक छोटे से टुकड़े को इधर साइड में रख दिया और इसको हटा दिया अपन ने, ठीक है, वॉच ग्लास के अंदर रख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास में एक स्लाइड है, ये कवर स्लिप है। स्लाइड आपने देखी होगी, कांच की, कांच होती है ना स्लाइड, देखा होगा ना आपने हॉस्पिटल वगैरह के अंदर भी, ठीक है, ऐसा। और यहां पर जो है एक मैंने क्या कर रखा है, एक ड्रॉपर ले रखा है जिसमें पानी भर रखा है। तो मैं ड्रॉपर की कुछ बूंदे से यहां पर पानी टपका देता हूं। तो ये पानी टपका लिया भैया मैंने, ठीक है, ऐसा। अब मैंने क्या करा, यहां से उठाकर वो जो प्याज का टुकड़ा था, वो प्याज की जो झिल्ली है, मेम्ब्रेन, उसको उठाकर यहां रखा, है ना। और इसके ऊपर फिर मैंने क्या करा, आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दी, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे इसके ऊपर डाल दी, मैंने डाल दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, कवर स्लिप को उठाता हूं यहां से और इसको उसके ऊपर सेट कर देता हूं। और ये जो पूरा सेटअप है ना, इसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर फिट कर देता हूं बेटा। ये माइक्रोस्कोप के अंदर फिट कर दिया। अब मैं माइक्रोस्कोप से जब देखूंगा, ऐसे ऊपर ऊपर से ऐसे देखते ना, इसमें से याद हो तो आपको, है ना, ऐसा। तो जब हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो हमको इसके अंदर नजर आएगा कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके का नजर आएगा बेटा। और ये है सेल। क्या है ये सेल है। अभी ये थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है। अगर आप माइक्रोस्कोप में ये जो होती है ना, ये गोल गोल सी जगह, ये वाली, इसको आप ऐसे घुमा के एडजस्ट करोगे तो ये साफ भी हो जाएगा। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। ये मैं इसको घुमा रहा हूं, देखो ये घुमाया घुमाया घुमाया, तो देखो ये साफ होता जा रहा है, बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से हेक्सागोन नजर आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं सेल, इसको ही हम लोग बोलते हैं सेल। और सेल के बीच में जो छोटे छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये होते हैं बेटा न्यूक्लियस। तो समझ आया कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है भैया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में लिखने को क्या आएगा वो भी सुन लेना अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि आखिर सेल किसको बोलते हैं, है ना। डेफिनेशन लिख के बताओ सेल की। तो क्या है भाई साहब? The functional and the structural unit of life is called cell, है ना। मतलब कि functional and structural unit of life is called cell। सेल क्या है? किसी भी चीज की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है बेटा, ठीक है, सबसे बेसिक यूनिट है, उसके बिना कोई सी चीज बन ही नहीं सकती है। दूसरा बात, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये सबसे बेसिक है, सबसे फंडामेंटल चीज है ये। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ
सेल। सबके सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। हमारा शरीर, जानवरों का शरीर, पेड़ पौधे, ये सब किससे बने हुए हैं बेटा? सेल के बने हुए हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आप इस सेल को एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे घर है। अब घर कैसे बनता है बताओ? घर की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? उसकी ईंट। घर की जो दीवार है, घर किससे बना? दीवार से, है ना। अब दीवार भी किससे बन रही है? ईंटों से बन रही है। तो ये जो एक ईंट है ना, इसको हम एक तरीके से सेल मान सकते हैं। मतलब कि सबसे छोटी यूनिट, उसको हम लोग सेल बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखना, द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। ठीक है, इसके बाद देखो, अब आप अच्छे से समझना। तो देखो कि हमारा शरीर बना कैसे, वो बताते हैं आपको। सबसे पहले सेल, बहुत सारी सेल आपस में मिलती है। जब बहुत सारी सेल आपस में मिलेगी तो टिश्यू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन्स। जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिल जाते हैं तो ऑर्गेनल सिस्टम या बॉडी सिस्टम बोल दो आप इसको, बॉडी सिस्टम। जब बहुत सारे बॉडी सिस्टम आपस में मिलते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? पूरी बॉडी बन जाती है। ध्यान से सुनना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। बहुत सारी सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर आपस में जो है बॉडी सिस्टम बनाते हैं। बहुत सारे, है ना। बताओ कौन कौन से सिस्टम अपने इसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है अपने अंदर। तो इन सिस्टम की बात करिए, और जब वो बहुत सारे सिस्टम आपस में मिल जाते हैं तो भाई साहब फिर बनते हैं अपना कंप्लीट बॉडी, अपना शरीर बन जाता है। तो भैया इस जो शरीर है, अपना जो बॉडी है, इसका सबसे फंडामेंटल यूनिट कौन है? ये किससे बना हुआ है? फाइनली ये बना हुआ है सेल से। किससे बना हुआ है बेटा? सेल से बना हुआ है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? देयर आर टू काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को, जीवों को दो तरीके से बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला नंबर आता है यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर का मतलब है जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल हो। नाम से समझ में आ रहा है, यूनी मतलब एक। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल हो, उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है इसके? अरे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे देखो, ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है ना, ये क्लेमिडोमोनास है ना, ये जो है हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरिया है। ये सब के सब बेटा यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो डेफिनेशन भी पढ़ लो आप। द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। किसके बने हुए बेटा? सिंगल सेल का बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। समझ आया? ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे? जिसमें एक से ज्यादा सेल हो, मल्टी सेल हो, उसको मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। एग्जांपल क्या क्या है उसका? जैसे कि पेड़ हो गया, हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, है ना, ये सब मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो क्या बोला है यहां पर? ध्यान से पढ़ लेना कि भैया जिसमें बहुत सारे हो, है ना, बहुत सारी सेल से बने हुए हो, उसको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा। अब ये मल्टी सेल्यूलर बनते किससे? ये बनते तो सिंगल सेल्यूलर से ही है। मतलब जो सिंगल सेल है ना, जब वो ऐसे दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन। आगे और अच्छे से समझाऊंगा आपको। देखो, एक सेल टूट रही है, एक सेल टूटी तो दो सेल में कन्वर्ट हो गई, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन बेटा। ये मल्टी सेल्यूलर है बेसिकली। समझ में आया? इसको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना, ऐसा। अब हम समझते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में आखिर मल्टी सेल की जरूरत पड़ी क्यों, क्यों बन रहे हैं मल्टी सेल्यूलर, हमको क्यों बोल रहे हैं? देखो, इसलिए बोल रहे हैं, जैसे हमारा पूरा बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर ब्रेन भी है। तो पता है आपको, ब्रेन जो है ना, उस ब्रेन के सेल अलग टाइप के हैं। ठीक है, ऐसा, इसके सेल अलग टाइप के हैं। फिर जैसे थायराइड है तो थायराइड के सेल अलग टाइप के हैं। ठीक है, ऐसे फिर आप देखो जो अपने लंग्स है है ना, उसके सेल अलग टाइप के हैं। फिर जो अपना हार्ट है उसके सेल अलग टाइप के हैं। फिर अपना जो लीवर है उसके सेल अलग टाइप के हैं। ऐसे ही जो स्टमक है उसके सेल अलग टाइप के हैं। फिर यहाँ पर जो है किडनी, उसके सेल अलग टाइप के हैं। फिर अपना जो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके सेल अलग टाइप के हैं। ऐसे ही जो ब्लैडर है उसके सेल अलग टाइप के। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है और उन सभी ऑर्गन के सेल अलग अलग टाइप के हैं। तो भैया एक से ज्यादा सेल दिख रहे ना, एक से ज्यादा सेलों से मिलकर बना हुआ है ना, इसीलिए तो इसको मल्टी सेल्यूलर बोलते हैं। और इन सब ऑर्गन का काम भी अलग अलग है बेटा, इसलिए इनको अलग अलग सेल से बनाया गया है। समझ में आया?
ठीक है। नेक्स्ट, नेम ऑफ सम सेल रिप्रेजेंट इन द बॉडी। कुछ सेल हैं जिनके नाम आपको बता रहे हैं, कुछ के ही बता रहे हैं, जितना आपके 9th क्लास के सिलेबस में उतना बता रहे हैं। सबसे पहला नंबर पर आता है नर्व सेल। ये कौन सी सेल है बेटा? नर्व सेल है। इसका काम क्या है? अपने शरीर में सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का, इलेक्ट्रिक सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का। जैसे समझो कि मेरे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि भैया ये हाथ ऐसे ऊपर उठ जाए, तो ब्रेन से सिग्नल जाएगा डर करके हाथ पे, और हाथ ऐसे मैं ऊपर उठा पा रहा हूं। तो ये सिग्नल कौन लेके गया? ये लेके जा रहा है, नर्व सेल लेके जा रहा है। अगर ये डैमेज हो जाती है तो हाथ ऊपर नहीं उठता है, पैरालिसिस वाली कंडीशन आ जाती है। समझ गए ना आप लोग? ऐसा। दूसरे नंबर पर आता है ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स वगैरह, ये सब होते हैं, जानते हो ना, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। उसके बाद आता है फेट सेल। जो फेट होता है ना अपना चमड़ी, फेट समझते हो ना, वो जिस सेल से बनी हुई उसको फेट सेल बोलते हैं। फिर आता है बोन सेल, जिससे हड्डियां बनी हुई है। फिर आता है मस्कुलर सेल, जिससे मसल्स बने हुए हैं, ठीक है। फिर आता है स्पर्म, है ना, स्पर्म, और ये लड़कों के अंदर होते हैं स्पर्म, है ना। इसके बाद फिर आता है ओवम। ये ओवम सेल जो है वो लड़कियों के अंदर होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक बच्चे का जन्म होता है। समझ में आई? ठीक है। तो इतने टाइप की सेल है, और भी हो सकती है, पर अपने जितना सिलेबस में था वो सब मैं आपके लिए यहां पर लिख के लाया हूं। ठीक है बेटा। अब हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ सेल को। सेल के पार्ट्स को बताते हैं कि सेल के अंदर क्या होता है। सर देखो कितनी डिटेल में स्टडी और बहुत शानदार तरीके से समझा रहा हूं, है ना। सेल के पार्ट को समझो। देखो सेल के मेन पार्ट कौन कौन से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और सेल ऑर्गेनल्स है। तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि कौन सी चीज क्या है। तो देखो ये जो बाहर, ये पूरी सेल है, और जो बाहर मैंने व्हाइट कलर से जो बाउंड्री बना रखी है ना बेटा, ये जो बाउंड्री बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। टेंशन मत लेना, आगे पूरा डिटेल में आने वाला है ना। बस अभी तो मैं आपको एक बेसिक समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको यहां पर जो नजर आ रहे हैं ये है बेटा, ये है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फिर ये है हमारे पास लाइसोसोम, बहुत बढ़िया। ये है हमारे पास वैक्यूल, ठीक है बेटा। उसके बाद ये है हमारे पास गोल्जी एपरेटस। ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आजू बाजू जो नेटवर्क बना हुआ है ना, जाल जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस न्यूक्लियस के अंदर आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, धागे जैसे, ये होते हैं बेटा क्रोमोसोम, या क्रोमेटिन बोल दो। क्रोमेटिन होता है पहले, उससे क्रोमोसोम आता है। अब आप बोलोगे सर ये तो नाम ही बड़े भयानक से लग रहे हैं, बहुत सारे नाम है। टेंशन नहीं लेने का, अभी मैं हूं ना, सब चीज ऐसी मक्खन तरीके से समझाऊंगा, मजा आ जाएगा। तो मैंने जो जो चीजें आपके सामने यहाँ लिखी हुई है उसको अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है बेटा। तो ध्यान से समझो। सबसे पहले हम समझ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ये है, ये जो चमक चमक कर रहा है ना बाहर, व्हाइट सा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये बेसिकली किसी भी सेल की एक बाउंड्री है। ये क्या है? ये बाउंड्री है बेटा, ठीक है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या बोला? ध्यान से समझ लेना अच्छे से, ठीक है। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separate the contents of the cell from its external environment। मतलब कि ये सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है ये। इसका काम ये है कि जो सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, ये जितने भी सारे जो दिख रहे हैं हमको, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये जो भी दिख रहा है हमको, इसको ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर के जो भी एनवायरनमेंट है उससे बचाने का काम करती है। समझ में आया? ये काम है इसका, ठीक है। अब आप देखोगे कि सर ये किससे बनी हुई है, तो भैया ये बनती है प्रोटीन और लिपिड से। किससे बनती है? लिपिड और प्रोटीन से बनती है बेटा ये, ठीक है ना। ऐसा देखो, ये प्रोटीन है और ये लिपिड से, इनसे बनती है, ध्यान रहेगा ऐसा। और ये फ्लेक्सिबल होती है बेटा, है ना, इसमें डबल लेयर होती है। तो क्या बोला? इट इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये फ्लेक्सिबल होती है और लिपिड और प्रोटीन से बनती है। इसके बाद इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। ये क्या करती है? साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म ये देखो बीच में एक लिक्विड सा चमचम कर रहा है, दिख रहा है आपको? ये चमक चमक हो रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा ना इसके अंदर में, एक बार चेक कर लेता हूँ। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, देखो ना, देखो ना, एक लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, ये रहा ये लिक्विड है। तो ये है साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म एक टाइप का लिक्विड है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। तो क्या बोल रहा है? इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट।
साइटोप्लाज्म को आउटर एनवायरनमेंट से, आउटर एनवायरनमेंट मतलब ये बाहर की जगह, सेल के बाहर की जगह, ठीक है, उसको आउटर एनवायरनमेंट कहते हैं, उससे ये सेपरेट कर देता है, ठीक है। ऐसा दूसरी बात, वो तो दिख भी रहा है ना, वो तो वैसे भी नजर आ रहा है, आप खुद देखो जरा, साइटोप्लाज्म अंदर है, आउटर एनवायरनमेंट ये रहा, तो अलग करने वाली जगह कौन सी, बाउंड्री कौन है, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, ठीक है ना। ऐसा, और इसका क्या काम है, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम फॉरेन एलिमेंट्स, जो बाहर के तत्व होते हैं, जो भैया बैक्टीरिया है, वायरस है, उससे बचाने का काम करती है। देखो ना, ये जो वायरसेस वगैरह जो है ना, उससे इन सब ऑर्गेनल्स को बचाने का काम कौन कर रहा है, यही कर रही है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये अंदर घुसने नहीं देती है इसको, ठीक है। इसके बाद it allows or permit the entry and exit of some selected material like water, CO2 and O2 इन एंड आउट ऑफ द सेल। कहने का मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन बोल दो, है ना, इसका काम क्या है भैया, इसका काम ये है कि ये सेल के अंदर पानी को, है ना, ऑक्सीजन को जाने देगी और सेल के बाहर CO2 को आने देगी, मतलब CO2 इससे बाहर निकल जाएगी और पानी जो है और ऑक्सीजन जो है वो इस सेल के अंदर जाने देगी। इस टाइप की ये मेम्ब्रेन होती है बेटा। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा, कैसे जाने देगी, इसमें कोई गेट लगे हुए हैं क्या, तो इसको अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मान लेना कि मैंने आप लोगों के लिए भयंकर मेहनत कर रखी बेटा, इस तरीके से इतनी मेहनत करके आया हूं ना मैं कि मस्त मजा आ जाएगा, ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा आपने कभी भी, ठीक है। ध्यान से देखो, इस जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर बहुत बारीक बारीक से ऐसे छेद होते हैं बेटा, ठीक है, इस टाइप के छेद होते हैं। इन छेद में से ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। देखो ना आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ग्रीन कलर का जो डॉट अंदर जा रहा है ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जा रही है, और रेड कलर का जो बाहर आ रहा है ये CO2 है। ऐसे इसमें से पानी जो है वो अंदर बाहर हो सकता है। समझ में आया? तो इन छोटे छोटे से छेद में से जा सकती है, मतलब कुछ चीजों को अंदर जाने देती है बेटा ये, ठीक है ना। ऐसा, चलो इसको वापस से अपन जूम आउट करते हैं। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। नहीं ना, कुछ चीजों को अंदर आने जाने देती है, इसीलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या बोलेंगे इनको? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ चीजों को अंदर जाने देगी और कुछ को ही बाहर आने देगी, इसलिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। एक तरीके से छन्नी होती क्यों नहीं होती? छन्नी का क्या काम है बताओ? वो उसमें आप जैसे ही पानी डालोगे तो पानी को छान लेगी और जितनी भी गंदगी है, जो इंप्योरिटीज है, उसको छन्नी में ही रह जाएगा। तो छन्नी ने क्या करा? पानी को तो जान दिया, मतलब कुछ चीजों को तो जान दिया और बाकी की चीजों को रोक लिया। सेम काम ये करता है, इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। इसके बाद तो ये हमारी सेल है बेटा, है ना। सेल मेम्ब्रेन हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर आता है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। उसका इंपैक्ट बहुत सारी जगह देखने को मिलता है, जैसे ये अमीबा है। क्या है ये अमीबा है बेटा। तो इस अमीबा के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल है, उसकी वजह से जैसे ही कोई भी खाना इसके बाजू में आता है, मतलब इसके पास में आता है, तो ये अमीबा जो है इस खाने को खाने के लिए अपने हाथों को ऐसे फैला देता है। अब ये हाथ फैला रहा है, मतलब इसके हाथ फ्लेक्सिबल है। इसके हाथ फ्लेक्सिबल क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए हाथ फ्लेक्सिबल है। याद रखना, इसके हाथों को सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सूडोपोडिया बोलते हैं। तो ये अपने हाथों में ऐसे पकड़ लेगा खाने को, फिर खाने को अंदर डाल लेगा और अंदर डाल के डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। जो खाना पच जाएगा, जो अच्छा खाना है उसको तो ये अपने अंदर ले लेगा, और जो बाकी का खाना है बचा हुआ उसको बाहर फेंक देगा। समझ में आ गई? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे इसको? फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। ऐसा। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, द लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, है ना। द लॉ ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल। मटेरियल, जो भी मटेरियल है उसका मूवमेंट का क्या नियम है भैया? तो बड़ा सिंपल सा नियम है, याद रखना। हमेशा जो पार्टिकल्स हैं, है ना, वो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। देखो ना आप, यहाँ पर ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब यहाँ बहुत सारे पार्टिकल्स है, ठीक है। ऐसा, या मटेरियल्स बहुत सारा है यहाँ पर, और इस तरफ देखो आप, यहाँ पे कम मटेरियल है ना। कंपेरेटिवली देख लो आप, आपको दिख रहा है इधर बहुत सारा है ना। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां पर कॉन्सेंट्रेशन कम है बेटा। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं पार्टिकल। क्या करते हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये बात याद रखने की और बिल्कुल इसको फिट करके रखना बेटा, ठीक है।
है। फिर आता है डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, देखो अच्छे से समझो। अभी मैंने आपको बताया कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें बारीक बारीक से छेद होते हैं, है ना। तो ये क्या करती है, अपने अंदर गैसों को आने देती है और गैसों को बाहर जाने देती है। कौन सी गैस को आने देती है, इसके अंदर ऑक्सीजन इसके अंदर जाती है, और कौन सी गैस बाहर आती है, CO2 इसमें से बाहर आती है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऑक्सीजन जाती है और CO2 बाहर आती है। तो ये गैसों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज रही है, मतलब गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन cell in which the transportation of gaseous molecules like carbon dioxide and oxygen take place through selectively permeable membrane. This process is known as diffusion. तो भैया डिफ्यूजन और कुछ नहीं है, ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ये जो CO2 बाहर आ रही है, तो ये जो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है, इधर का उधर गैसें चल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे इसको, डिफ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, नोट्स बन गए आपके सारे के सारे, है ना। इसके बाद फिर आता है भैया द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन सेल। आखिर डिफ्यूजन की प्रोसेस हो कैसे रही है, सिंपल सी बात है। देखो क्या होता है समझना, अगर मान लो हमारा जो सेल है अंदर की तरफ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है, और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है कंपेरेटिवली। तो मैंने आपको बोला इस तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन हो गया, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो बताओ हमेशा जो मटेरियल है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर से बाहर निकलेगी, ये देखो ये बाहर निकली है, इसीलिए हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, दूसरी बात, दूसरी कहानी क्या है समझो, बाहर ऑक्सीजन बहुत सारी ज्यादा है। ऑक्सीजन कैसे ज्यादा है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, अरे है कि नहीं है, बहुत सारा ऑक्सीजन है अपने आजू बाजू। हमारी सेल के अंदर ऑक्सीजन कम होता है, कम है। तो देखो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर ज्यादा है और यहां पर कम है। तो मैंने बोला हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो हाई से लो की तरफ गया। जब ये हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा तो ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर घुसेगी। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ऑक्सीजन का अंदर जाना, CO2 का बाहर आना, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। एक एक चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, घबराना मत, मजा आ जाएगा आपको, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, फिर आता है ऑस्मोसिस। क्या आ रहा है बेटा, ऑस्मोसिस को समझ रहे हैं हम लोग, है ना। क्या ऑस्मोसिस क्या होता है, देखो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक प्लेस थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सच प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो पता है ये बिल्कुल डिफ्यूजन ही जैसा है, बिल्कुल डिफ्यूजन है ये, बस डिफ्यूजन और इसमें फर्क पता है क्या है, इस एक शब्द का। अगर मैं यहां पर वाटर की जगह पर गैस लिख दूं, क्या लिख दूं, गैस लिख दूं, तो ये पूरी डेफिनेशन जो है इसमें ऑस्मोसिस की जगह डिफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, मतलब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में इतना ही फर्क है कि डिफ्यूजन के अंदर जो है, जो डिफ्यूजन है उसमें हम लोग गैस लिखते हैं, डेफिनेशन में गैस का एक्सचेंज होता है। और जो ऑस्मोसिस है बेटा, है ना, ऑस्मोसिस जो है उसके अंदर गैस की जगह पर होता है पानी। बस यही डिफरेंस है और यही डेफिनेशन का डिफरेंस है, समझ में आया। अब सर बाकी की कहानी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर भी जो है पानी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करता है बेटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बाकी के सेम है। चलो अब आपको इसकी एग्जैक्ट फीलिंग देते हैं, एक शानदार एनिमेशन से समझाता हूँ कि ऑस्मोसिस होता क्या है। देखना जरा ध्यान से, ये हमारे पास में एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर में मैंने लगा दिया एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लगा दी मैंने, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई है। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, कुछ नहीं है, ये नाम से बहुत परेशान करता है, कुछ नहीं है, बटर पेपर लगाया है अपन ने। क्या लगाया है, बटर पेपर। जानते हो कि नहीं जानते हो यार, बटर पेपर तो आप सभी बच्चे जानते होंगे। तो जो बटर पेपर है ना अपना, वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये भैया ये बटर पेपर लगा दिया और कुछ नहीं लगा रहे। देखो इसके बाद मैंने इसके एक साइड में इधर की तरफ मैंने डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन भर लिया और एक तरफ जो है मैंने कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन भर लिया है। बात समझो, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है ना, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन, यही लिखा हुआ ना, डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। इस बात का मतलब ये होता है बेटा कि यहां पर पानी जो है वो शक्कर से ज्यादा है। ठीक है, पानी ज्यादा शक्कर कम, है ना। मतलब भैया शक्कर का पानी है, ये भी शक्कर का पानी है, ये भी शक्कर का पानी है, बस दोनों में फर्क ये है कि अगर डाइल्यूट शब्द आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि पानी ज्यादा।
ठीक है, पानी ज्यादा है शक्कर से, ये मतलब है इसका। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड शब्द आ जाता है तो शक्कर ज्यादा पानी कम, शक्कर ज्यादा पानी कम, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, ऐसा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है, पानी ज्यादा, वाटर ज्यादा और शक्कर कम। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है, पानी कम और शक्कर ज्यादा है। ठीक है, ऐसा मतलब ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होगा, ये चाशनी टाइप का होगा, है ना। अब आप मेरे को बताओ पानी किस तरफ ज्यादा है, इस तरफ ज्यादा है क्योंकि ये डाइल्यूट है। तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के पार्टिकल्स इधर ज्यादा है और पानी के पार्टिकल्स इधर कम है। तो मैंने आपसे बोला हमेशा पार्टिकल हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो है पार्टिकल का मूवमेंट होता है, पानी का मूवमेंट इधर होता है और देखो पूरा पानी ऐसे भरा जाएगा इसमें, समझ में आया। और ऐसा कब तक होता रहता है, जब तक कि दोनों तरफ की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक जैसी ना हो जाए, जब तक दोनों तरफ पानी की जो क्वांटिटी है वो एक जैसी ना हो जाए, तब तक ये मूवमेंट होता रहता है बेटा, समझ में आया, है ना। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो ये ऑस्मोसिस है और ये उसकी डेफिनेशन है, पूरा आपको मैंने समझा दिया है। ठीक है, ऐसा। अब जो ऑस्मोसिस है ये लाइन में बोल चुका है ना, कब तक होता है, जब तक कि सेम ना हो जाए वो। ठीक है, ऐसा। अब जो ऑस्मोसिस है वो कितने टाइप का होता है बेटा, वो होते हैं 3 टाइप के। ठीक है, सॉल्यूशन के बेसिस पे, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे हम लोग ऑस्मोसिस के 3 टाइप समझते हैं। सबसे पहले नंबर का जो टाइप है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन बेटा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को समझते हैं। तो ध्यान से समझ लेना हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। देखो मैंने क्या करा, एक सेल ले ली और उस सेल को मैंने एक कंटेनर में डाला और कंटेनर के अंदर हमने पानी भर रखा है। क्या भर रखा है, शक्कर का पानी भर रखा है, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब ऑब्वियस सी बात है पानी ज्यादा है। ठीक है, पानी ज्यादा है, दिख भी रहा है आपको। तो अब आप मेरे को एक चीज बताओ, पानी यहाँ पर ज्यादा है और अंदर पानी कम है, सेल के अंदर तो कम है और बाहर ज्यादा है। तो आप बताओ पानी यहाँ पर ज्यादा है तो यहाँ पर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर पानी ज्यादा, तो भैया हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर है, यहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन पानी की कम है। तो बताओ हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा पानी, मतलब पानी बाहर से सेल के अंदर घुसेगा, ऐसे घुसेगा अंदर, मतलब पानी जब बाहर से सेल के अंदर घुसेगा तो भैया सेल फूल जाएगी, इस तरीके से सेल फूल जाएगी भैया। तो इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा। फिर दूसरा नंबर का आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, जरा देखो, सेल रख रखा है, वही कंटेनर है, उसमें मैंने पानी भर रखा है, शक्कर का पानी, लेकिन अब क्या है ना कि शक्कर ज्यादा है बेटा, यहाँ पर क्या है, शक्कर ज्यादा है और पानी कम है। समझ में आ गई ना बात, शक्कर ज्यादा है पानी कम है, मतलब बाहर पानी कम है और सेल के अंदर पानी ज्यादा है। तो भैया हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी बाहर आ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आएगा पानी। तो यहाँ पे एक सेकेंड है ना, यहाँ पर पानी जो है अंदर से बाहर आएगा, तो सेल से पानी जब बाहर आएगा तो ये सेल पिचक जाएगी, ये पिचक गई भैया। ठीक है, पानी निकल गया तो पिचकेगी वहां पर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप आराम से पढ़ लेना ये सारे के सारे, इसीलिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लिख रखे मैंने। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस को समझते हैं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, अच्छा एक टाइप और रह गया यहाँ पे, वो है आइसोटोनिक वाला। आइसोटोनिक में क्या होता है, आइसोटोनिक के अंदर जितनी बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी की उतनी कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर भी है, मतलब बाहर जितना पानी उतना ही पानी सेल के अंदर, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे पानी है। तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, पानी इधर को उधर जाने वाला नहीं है, जैसा है वैसा वैसे रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक। ठीक है ना, ऐसा। तो ये हमारा ऑस्मोसिस होता है कंप्लीट। अब बारी है एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल को हम लोग समझ रहे हैं, तो अच्छे से समझ लेना बेटा। ठीक है, देखो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी पानी पीते हैं, हमको पता ना, जमीन से पानी लेते हैं। तो ये पानी क्यों ले पा रहे हैं, देखो जमीन के अंदर बहुत सारा पानी है ना, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, तो पानी का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर हाई है, जमीन में पानी हाई है। पेड़ पौधों के अंदर पानी कम है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लो है। अब मैंने आपको यही बोला कि भैया हमेशा पानी जो है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब पानी ऊपर की तरफ चढ़ेगा ऐसे। ठीक है, ऐसा पानी ऊपर चढ़ेगा जड़ में से होते हुए, देखो इस तरीके से ये चढ़ रहा है, देखो ये चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, पूरे में फैल जाएगा, ये फैल गया भैया।
तो ये ऑस्मोसिस ही तो है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी का बहना, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। समझ में आया? तो ये ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस की वजह से ही पेड़ पौधों को पानी मिलता है, इनका काम चलता है भैया, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अंडे वाला। देखो ऑस्मोसिस विद एन एग, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करके दिखाते हैं, बिल्कुल समझा देंगे। देखो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। कौन सा एसिड ले लिया? HCl एसिड ले लिया। अब इस HCl एसिड के अंदर मैंने एक अंडा डाल दिया। क्या डाल दिया? एक अंडा डाल दिया। अब ये जो अंडे के ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कवर है ना, कवर व्हाइट व्हाइट सा जो दिख रहा है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। किसका बना होता है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। अब जैसे हम इसके ऊपर एसिड डालते हैं तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की परत है, ये ऐसे निकल जाती है, मतलब ऐसे बाहर आ जाती है, इस तरीके से अलग अलग हो जाती है। देखो ये पूरा कवर बाहर निकल जाता है, हो गया। अब जो अंडे का जो अंदर वाला हिस्सा है, इसको मैंने क्या करा, एक और यहाँ पर एक बर्तन ले लिया मैंने, कंटेनर ले लिया, उसके अंदर मैंने बिल्कुल प्योर वाटर भर दिया, शुद्ध पानी भर दिया, और इस अंडे को उठा के ये हमने यहाँ रख दिया, ये यहाँ पर हमने रख दिया। अब यहाँ पर, अब आप ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है। ऑब्वियस सी बात है ना, बाहर पानी ज्यादा है, पानी कम, पार्टिकल्स ज्यादा है क्योंकि प्योर वाटर है, और अंडे के अंदर पानी कम है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, तो अंडे के अंदर पानी घुसेगा तो अंडा फूल जाएगा बेटा। याद रखना, जब भी अंडे को प्योर वाटर के अंदर रखा जाता है तो वो फूल जाता है ना। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस अंडे को नमक के पानी के अंदर डाल दूं, ठीक है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, मतलब नमक ज्यादा है और पानी कम है। तो अब आप देखो, यहां अंडे के अंदर पानी ज्यादा हो जाएगा और बाहर पानी कम है, तो यहां से पानी ऐसे बाहर निकल के आ जाएगा। बाहर निकल के आएगा तो पानी जब इसमें से निकलेगा तो ये पिचक जाएगा भैया, तो अंडा जो है वो श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडा बेटा श्रिंक हो जाएगा। तो ये ऑस्मोसिस है। इसीलिए आप देखना, नमक के पानी के अंदर जब हम रखते हैं अंडे को, है ना, तो भैया वो श्रिंक हो जाता है। क्लियर? ऐसा। फिर आप एक और चीज नोटिस करो, एक प्योर वाटर का मैंने कंटेनर ले लिया, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया है, और इसके अंदर मैंने किशमिश डाल दी। क्या डाल दी बेटा? किशमिश डाल दी है। अब देखो प्योर वाटर है तो इससे पानी इस किशमिश में घुसेगा, किशमिश में घुसेगा तो किशमिश फूल जाएगी। तो ये फूल गई भैया, देखो फूल गई ना, ये किशमिश फूल जाएगी। तो ये सारी बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि किशमिश क्यों फूलती है, शुद्ध प्योर वाटर में रखते हैं तो किशमिश क्यों फूलती है? तो आंसर इज ऑस्मोसिस। क्यों फूल रही है? ऑस्मोसिस की वजह से। लेकिन जब हम उसी किशमिश को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर या नमक के पानी में डाल देते हैं तो ये पिचक जाती है। क्यों पिचक रही है? ऑस्मोसिस की वजह से पानी बाहर आ जाता है, तो ये भैया श्रिंक होने लग जाएगी, ये पिचकने लग जाएगी। क्लियर? ये अपना पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये ऑस्मोसिस का फंडा है। समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक और बात बता देता हूं आपको, अगर आप लोगों को कलरफुल नोट्स चाहिए, किसके? साइंस और SST दोनों के ही नोट्स चाहिए, कलरफुल नोट्स है, बहुत शानदार क्वालिटी के। दिखा देता हूं मैं आपको, साइंस के नोट्स भी दिखा देता हूं, ठीक है। देखो, और टू द पॉइंट्स लिखी हुई है। जैसे मैं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ना, उसी के नोट्स दिखाता हूँ आपको, मजा आ जाएगा। इतना बढ़िया मैंने आपके इसमें काम कर रखा है ना। आपको मतलब इसको पढ़ के आनंद की अनुभूति हो जाएगी भाई साहब, इतने सिंपल तरीके से लिख रखे हैं। ये देखो आप, कलर्ड नोट्स है। तो अगर आपको ये चाहिए, देख लो आप नोट्स की क्वालिटी चेक कर लो, है ना। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे से मंगवा भी सकते हो, ऑर्डर भी कर सकते हो भैया, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन है आई कोचिंग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना, वहाँ से ले सकते हो, या मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके वहाँ से ऑर्डर भी दे सकते हो। ये देखो, ये रहा, ये ऑस्मोसिस पढ़ा रहा हूँ ना मैं, ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो इस टाइप के आपको नोट्स पढ़ने को मिलेंगे। सेम टू सेम मैंने आप लोगों के लिए SST के लिए भी बना रखे। देखो एक एक नोट्स बहुत शानदार बनाए हुए हैं। ये देखो कलर्ड नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, सोचो ऐसा, है ना। तो ये SST के नोट्स है बेटा, तो आप चाहें तो मंगा सकते हैं, कंप्लीट नोट्स है ये सारे के सारे, ठीक है। चलो इसके बाद फिर आता है सेल वॉल। क्या समझ रहे हैं हम लोग? सेल वॉल को समझ रहे हैं। तो देखना जरा सेल वॉल क्या होता है। पहले तो ये समझो कि जो सेल वॉल है ना, वो
इंसानों के अंदर या एनिमल के अंदर नहीं होता है, वो होता है प्लांट सेल में। किस में होता है? प्लांट सेल में। ये प्लांट सेल है बेटा, इस प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है। अब सेल वॉल किसको बोलते हैं? देखो ये अंदर वाला हिस्सा तो सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, ये तो अपने अंदर भी होता है और पेड़ पौधों में भी होता है। लेकिन पेड़ पौधों के अंदर ऊपर एक और लेयर चढ़ी हुई रहती है, दिख रही है आपको ये लेयर चढ़ी हुई रहती है बेटा, ये एक एक्स्ट्रा लेयर और चढ़ी हुई जो यहाँ पे चढ़ी है, दिख रही है ये, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, है ना। अब ये सेल वॉल क्यों चढ़ी हुई है उसके अंदर, ऊपर से क्यों एक एक्स्ट्रा लेयर क्यों दी भगवान ने? क्योंकि ये पेड़ पौधों को भैया बाहर रहना पड़ता है, इनके लिए कोई घर वेर की व्यवस्था नहीं होती, बाहर रहते हैं। बाहर रहते तो हवा भी चलती है ना, बारिश भी सहन करनी पड़ती है, जानवरों का भी डर रहता है, इसलिए इनका ऊपर का हिस्सा जो है एकदम कड़क बना दिया जाता है। ऊपर वाले ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है ताकि इनको इतनी आसानी से नुकसान ना हो, डैमेज ना हो, इसलिए ये सेल वॉल बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो याद रखना सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है बेटा? सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई होती है, ध्यान रखना। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की बनी हुई है, ध्यान रहेगा ऐसा। तो सेलुलोज क्या होता है? देखो, द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। जो सेलुलोज है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि उस प्लांट को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर मतलब वो कैसा दिखता है? जैसे प्लांट ऐसा दिखता है ना, तो स्ट्रक्चर बन गया ना वो, ये स्ट्रक्चर उसको प्रोवाइड करता है जो कि कुछ ऐसा होता है सेलुलोज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है बेटा, आई समझ में बात? ये सेलुलोज का काम है ना। फिर आता है प्लाज्मोलाइसिस। आखिर ये प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? तो देखो प्लाज्मोलाइसिस क्या है, बड़ा आसान है। When living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage of contraction of the content of the cell away of the cell wall. This phenomena is called plasmolysis. कहने का मतलब ये है सर कि अगर मैंने क्या करा, एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर में मैंने सॉल्टेड वाटर भर दिया, नमक का पानी भर दिया है, और उसमें मैंने एक प्लांट सेल रख दी। क्या रख दी? प्लांट सेल रख दी है, ठीक है ऐसा। अब आप बताओ, अगर ये नमक का पानी है तो यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन तो कम है और नमक ज़्यादा है, तो बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी अंदर से बाहर निकलेगा। अंदर से बाहर निकलेगा तो ये जो सेल है, प्लांट सेल, ये श्रिंक हो जाएगी, ऐसे चिपक जाएगी, पिचक जाएगी ये, बस इसका पिचकना ही कहलाता है प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहलाता है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। फिर अब आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट जो कि है न्यूक्लियस। मतलब मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया पता है? अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानकारी दी है। इसी सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो सब कवर कर दिए है ना। जैसे डिफ्यूजन आ गया है, ठीक है, जैसे ऑस्मोसिस आ गया है, ठीक है, जैसे प्लाज्मोलाइसिस आ गया है, वो सारी बातें हमने सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड इसमें कवर कर ली है। अब बारी है हमारे न्यूक्लियस की। किसकी बारी है बेटा? न्यूक्लियस की। तो जो न्यूक्लियस है ये बीच में दिख रहा है आपको गोल गोल सा, ये न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है। तो क्या बोला? वॉज देयर अ डार्क कलर स्फेरिकल और ओवल डॉट लाइक स्ट्रक्चर नियर द सेंटर ऑफ ईच सेल, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये जो आपको गोल गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गन ऑफ द सेल विच इज फाउंड इनसाइड द सेल। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भैया सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है? एक सेल के अंदर सबसे बड़ा सेल ऑर्गन कौन सा है? तो आंसर इज न्यूक्लियस। चलो इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं थोड़ा जूम करके। ढैन टैन, यह है भैया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है ऐसा। तो ये न्यूक्लियस है बेटा, है ना, जो कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रहेगा। इसके अंदर बहुत सारे आपको धागे धागे दिख रहे हैं, धागे जैसी जो संरचनाएं दिख रही है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। आगे समझाऊंगा आपको, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। पर अभी हमारा फोकस किस पे है? न्यूक्लियस के ऊपर ही है। देखो, अब देखो, ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ एक डबल लेयर चढ़ी हुई है। देखो ना आप, ये देखो, ये डबल लेयर है, ये एक लेयर तो ये और एक लेयर ये ऐसा बना हुआ है ना, देखो इस तरीके से बना हुआ है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। इसके यहाँ पर एक लेयर और इसके यहाँ पर एक लेयर, तो ये दिख रही है आपको, ये और ये डबल लेयर है बेटा, ठीक है। और इन डबल लेयर में ऐसे छोटे छोटे से छेद है, छोटे छोटे से छेद है, दिख रही है, काले काले से जो छोटे छोटे से छेद है, ठीक है ऐसा। तो क्या बोला? द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो डबल लेयर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसपे बारीक बारीक से छोटे छोटे से छेद होते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स, छोटे छोटे से छेद है, which allows the transfer of material from inside to the nucleus
टू इट्स आउटसाइड दैट इज द साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब इन छेद में से ही भैया जो मटेरियल है वो इससे बाहर भी निकलता है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के अंदर भी मटेरियल घुसता है, ठीक है, जिसकी भी जरूरत होती है वो चीज इसके अंदर घुस जाती है। याद रख लेना, ये जो डबल लेयर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसा। और ये व्हाइट वाले को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, है ना, ऐसा। फिर अब समझते हैं क्रोमेटिन को। देखो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर एक जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिन बोलते हैं। तो क्या बोला, क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल as entangled mass of thread-like structure. Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into the chromosome. अब इस बात का क्या मतलब है, देखो एनिमेशन का मजा यही है कि इससे हर बात समझ में आ जाती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रट्टा मारना पड़े। तो जो जो लिखा हुआ मैं आपको सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सोचो, ठीक है। तो क्या बोल रहे, देखो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, है ना। अब क्या होता है कि जब भी सेल डिवीजन का टाइम आता है, सेल डिवीजन का टाइम आता है, उस समय क्या होता है कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये अपने आप को कुछ ऐसे पैटर्न में जमा लेते हैं। देखो इस तरीके से वो जो थ्रेड है ना वो सब इस तरीके से जम जाते हैं, ऐसा। तो ये देखो ये इन्होंने कुछ ऐसा शेप बना लिया ना, ये जो शेप बना लिया, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये क्रोमोसोम है बेसिकली, ठीक है। तो जो क्रोमेटिन है वही क्रोमोसोम बनता है, पर कब बनता है, जब सेल डिवीजन होता है तब बनता है बेटा ये, ठीक है, ऐसा। तो ये हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है। एक क्रोमोसोम को अगर मैं आपको अलग से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये जूम करके देखा है, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे डीएनए होते हैं बेटा। क्या होते हैं, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखना डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो पढ़ो क्या बोला, क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। कहने का मतलब इन क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होते हैं। तो चलो एक डीएनए को मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं कि ये है वो डीएनए जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब इस डीएनए का काम क्या है, इसके अंदर होती है बेटा इंफॉर्मेशन, जानकारी। किस चीज की जानकारी है, सुनो, जैसे कि अपने मम्मी पापा जो है उनके बाल अगर थोड़े से घुंघराले तो हमारे बाल भी घुंघराले हो जाएंगे। मम्मी पापा का रंग अगर गोरा है तो हम भी गोरे होते, चांसेस होते हैं ना कि हम भी गोरे हो जाते। मम्मी पापा की अच्छी हाइट है तो हमारी हाइट भी अच्छी हो जाती है, ठीक है। मतलब जो भी चीजें, जो भी लक्षण मम्मी पापा के हैं वो सारे के सारे ट्रेट्स हमारे अंदर भी आते हैं, वो सब लक्षण हमारे अंदर भी आते हैं। तो ये सारे के सारे जो लक्षण है, जितनी भी जानकारी है, ये इंफॉर्मेशन है ना, वो इंफॉर्मेशन पता है कहां पर स्टोर रहती है, वो होती है भैया इस डीएनए के जीन्स में। किस में होता है, जीन्स के अंदर होता है बेटा। इन जीन्स के अंदर वो सारी जानकारी होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में, है ना, ये डीएनए का काम है, ठीक, ऐसा। तो ये जीन्स है भैया, इसका एक सेगमेंट जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक जीन्स कहलाता है। ऐसे बहुत सारे जीन्स होते हैं और इन सब जीन्स में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है, ऐसा। अब आगे इसके बाद सेल डिवीजन, जिसका मैं बार बार नाम ले रहा हूं, सेल डिवीजन क्या है तो वो भी दिखा देता हूं आपको। देखो एक सेल है, एक सेल जो है अपने आप को ऐसे तोड़ने लग जाती है। देखो उसका न्यूक्लियस भी टूट रहा है ना, उसका न्यूक्लियस भी टूट रहा है और ऐसे टूट के दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। इसको हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो सबसे पहली वाली सेल है ये इसको हम पेरेंट सेल बोलेंगे। इससे इसके दो बेटे बने ना, इससे बच्चे बन गए ना इसके दो, ऐसा, ये बच्चे बन गए इसके, ठीक है, ऐसा। तो इसको चाइल्ड सेल बोल देंगे। तो ये चाइल्ड सेल है, वही पेरेंट चाइल्ड वाली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऐसा। तो सेल डिवीजन जब भी होता है उस समय न्यूक्लियस भी अलग अलग हो जाता है और क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा। इसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियोइड। क्या आ रहा है, न्यूक्लियोइड। हम लोग न्यूक्लियोइड को समझ रहे हैं। तो देखो न्यूक्लियोइड क्या होता है, देखो इन सम ऑर्गेनिज्म
like bacteria, the nuclear region in the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. मतलब आप इस बात को समझ लो कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया टाइप के, उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो वो सारी चीजें जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उन सबको हम लोग बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं उनको? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। ठीक है, तो देखो ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डायग्राम है और उसके अंदर क्रोमेटिक वगैरह, क्रोमेटिन वगैरह ये सब दिख रहे हैं आपको, ये क्रोमेटिन है ना, धागे बहुत सारे। और यहाँ पर देखो कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है, वो डबल लेयर स्ट्रक्चर नहीं है, जो मैंने बताया था ना आपको कि न्यूक्लियस है और उसके आजू बाजू में ऐसे डबल लेयर होती है और ऐसे छेद होती है, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ऐसा, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं, इस खाली जगह को न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्लियर? ऐसा। प्रोकैरियोट, अब ये प्रोकैरियोट किसको कहते हैं? देखो, such organism whose cell lack a nuclear membrane are called prokaryotes, मतलब कि जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो प्रोकैरियोट्स कहला लेते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोट कहलाते हैं। वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? यूकैरियोट। तो क्या बोला? ऑर्गेनिज्म विद सेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सब क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो बड़ा सिंपल है, प्रोकैरियोटिक का मतलब यह है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो भैया प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। ठीक है, ऐसा कौन है ना, और जिसमें होती है वो यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। कौन कौन हो गए? जैसे एल्गी हो गई, से है ना, अदर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे जैसे जो इंसान है, जानवर है, वो हम सब क्या है? हम सब है भैया यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, हम यूकैरियोटिक सेल है। फिर आता है प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है जरा ध्यान से सुनो। देखो, the region joining cytoplasm and nucleus together is called protoplasm। मतलब कि अगर साइटोप्लाज्म प्लस, ठीक है, ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इन दोनों को अगर हम मिला दें एक साथ कंबाइंड फॉर्म में, हम इनको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसा, ये प्रोटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? ये लिक्विड जो जिसके बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बात करी, ये लिक्विड, ऐसा लिक्विड जिसके अंदर जो है सारे के सारे ऑर्गेनेल्स भरे हुए होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ऐसा। फिर आता है साइटोप्लाज्म, ये अभी मैं जिसके बारे में बात कर रहा था आ गया भैया वो। ठीक है, तो ये साइटोप्लाज्म है जो चमक चमक कर रहा है ना। तो इसका काम क्या है? इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स इसी के अंदर होते हैं भैया, है ना। इसका पहला काम तो यही है। दूसरा काम इसका ये है कि जो सेल है ये उसको आकार देता है, उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सोचो ना, एक गुब्बारा है, उस गुब्बारे को अगर उसको पिचका दे हम, बिल्कुल, तो पिचका हुआ सा रहेगा, उसका कोई पर्टिकुलर एक शेप नहीं होगा। लेकिन उसमें मैं पानी भर दूंगा तो उसका पर्टिकुलर एक शेप हो जाएगा ना, गोल गोल। बस, मतलब पानी क्या कर रहा है? उस गुब्बारे को एक शेप देने का काम कर रहा है। सेम टू सेम ये जो साइटोप्लाज्म है ये भैया इस सेल को एक शेप देने का, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, ऐसा ये काम होता है भैया इसका। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, इसके बाद फिर आते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या है? ये सारे ऑर्गेनेल्स जिनकी बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये सब ऑर्गेनेल्स है। कौन कौन है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, वैक्यूल हो गया। न्यूक्लियस के अंदर जो है, न्यूक्लियस हो गया तो बोल चुका हूं ना मैं, हाँ ठीक है। इन सबको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। ये क्या है बेटा? ये ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, तो अब यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ER को समझने वाले हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ रहे हैं बेटा। अच्छे से देख लो कि ER का मतलब क्या है। देखना सॉरी, ER का मतलब क्या है? देखो, आपको इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे नेटवर्क दिख रहा होगा, एक जाल दिख रहा होगा पेड़ यहां पर। इस जालिका को, इस जाल को, इस नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत सारी ट्यूब से या शीट से बना हुआ है, देखो ना, ट्यूब्स दिख रही है यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं। ठीक है, ऐसा। तो ये देखो, आपको जूम करके भी दिखा दिया है मैंने, ये रहा,
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ओब्लोंग बैग्स, मतलब ये कैसी दिख रही है, लंबी लंबी नलियां जैसी दिख रही है, ठीक है। ऐसा कुछ राउंड भी है, कुछ रेक्टेंगल टाइप की भी है बेटा, है ना ऐसा। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही दिखती है, इसकी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी दिखती है, ठीक है ऐसा। अब जो ER है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो दो टाइप की होती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER। अब ये RER और SER का मतलब क्या है समझो। आपके सामने ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अब आप इसमें एक चीज नोटिस करना, जहां पे ट्यूब्स है उसमें कोई कोई सी जगह पे तो ऐसे रेड 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 डॉट्स बना रखे हैं मैंने, है ना, जो कि राइबोसोम कहते हैं उनको। ये डॉट्स क्या है, ये राइबोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी है वो राइबोसोम, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब आपको मैं जो बोल रहा हूँ आप उस बात की फीलिंग ले लोगे तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखना क्या है ना कि अगर सोचो कि मैं इस जगह पे हाथ फेरूंगा ऐसे, तो बोलो मेरे को ये जो दाने दाने हैं, जो यहाँ पर जो ये दाने जो डॉट्स दिख रहे हैं, ये फील होंगे कि नहीं होंगे, मतलब मेरे को खुरदरा खुरदरा लगेगा कि नहीं लगेगा, रफ रफ सा लगेगा। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम होता है और उसके ऊपर हाथ जब हम ऐसे फेरते हैं तो हमको वो रफ सा लगता है, इसीलिए उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोल दिया हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। तो डेफिनेशन क्या बनी भैया, ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम RER बोलते हैं। तो बस जिन पे नहीं होंगे उसको SER बोल देंगे भैया। तो अब आप देखो जिनके ऊपर नहीं है, जैसे कि ये वाली, इस पे देखो, अब यहाँ पर कोई जो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब यहाँ पर जो है कोई राइबोसोम नहीं है बिल्कुल। इसके ऊपर आप हाथ फेरोगे तो आपको एकदम स्मूथ स्मूथ सा लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी आगे आने वाला है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये SER होता है ना ऐसा। फिर देखो अब इसका काम क्या है सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है। इट क्रिएट्स अ नेटवर्क सिस्टम बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड है वो, और ये जो न्यूक्लियस है, देखो समझो अच्छे से, ये साइटोप्लाज्म है जो लिक्विड है वो, और ये न्यूक्लियस, इनके बीच में नेटवर्क सिस्टम है, मतलब इनको जोड़ने का काम करता है। हाँ सर दिख रहा है, जोड़ने का काम करता है। इट वर्क्स एज अ पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब यहाँ से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, साइटोप्लाज्म से और न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन इन पाइप के थ्रू ही होता है, इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ही होता है बेटा, ठीक है ऐसा। ACR प्ले अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लीवर सेल्स। मतलब हमारी जो लीवर है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन बनते हैं, उस टॉक्सिन को लीवर बाहर निकालता है कि नहीं निकालता, फ्लश आउट करता है ना, डिटॉक्सिफाई करता है अपने आप को। तो कौन कर रहा है उसमें, कौन मदद करता है उसका, उसमें मदद करता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही ये काम होता है, ठीक है। फिर आता है राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या है जरा ध्यान से देखो। राइबोसोम आर राउंडेड स्ट्रक्चर विच आर मेनली लोकेट फ्रीली इन साइटोप्लाज्म और मे बी अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब राइबोसोम जो है ना बेटा, वो साइटोप्लाज्म में, मतलब जगह जगह है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर भी अलग अलग जगह पे ऐसे 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 अलग अलग जगह पे होते हैं, और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया सेल की प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, भैया प्रोटीन कौन बनाता है हमारे बॉडी में, हमारी सेल में प्रोटीन कौन बनाता है, तो आएगा राइबोसोम बनाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है, ध्यान रहेगा। तो राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ आवर सेल, ठीक है ऐसा। इसके बाद राइबोसोम जो है वो किसके बने हुए होते हैं, वो बने होते हैं RNA के। तो क्या बोला, इट इज मेड अप ऑफ RNA। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही यहाँ पे कि भैया राइबोसोम जो है वो किसके बने हुए, तो RNA के। फिर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि RNA का फुल फॉर्म क्या है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म क्या है बेटा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ध्यान रहेगा। RNA का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ऐसा। इट फॉर्म्स प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड। ये प्रोटीन बनाता है ना, तो ये किससे बनाता है प्रोटीन, अमीनो एसिड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, अमीनो एसिड से बनाते हैं बेटा, ठीक है। इट प्रोवाइड सरफेस फॉर सेल्यूलर बायोकेमिकल एक्टिविटीज, है ना, ये बहुत सारी बायोकेमिकल
बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी करवाता है, ठीक है, सरफेस प्रोवाइड करता है। फिर आता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, देखो, some of this protein and lipids help in building the cell membrane. This process is known as member बायोजेनेसिस। देखो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रही है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये किससे बनी हुई है, प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है। तो प्रोटीन और लिपिड से सेल मेम्ब्रेन का बनना, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मतलब सेल मेम्ब्रेन का बनना, सेल मेम्ब्रेन का बनना। और सेल मेम्ब्रेन कौन बनाता है, प्रोटीन और लिपिड्स मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्बर बायोजेनेसिस, ठीक है, ऐसा। फिर आता है बेटा गोल्जी एपरेटस को समझते हैं। अब गोल्जी एपरेटस जो है, जो ऑर्गेनेल से हमारा एक है ना, उसका नाम इन कैमिलियो गोल्जी के ऊपर रखा गया है। किसके ऊपर रखा हुआ है, कैमिलियो गोल्जी के ऊपर। इन्होंने बताया होगा उसके बारे में, इसलिए इनके मान सम्मान में उनका नाम रख दिया गया, ठीक है, पाँव छू लो इनके, ठीक है ना, ऐसा। तो हम आपको दिखाते हैं गोल्जी एपरेटस। तो ये है बेटा गोल्जी एपरेटस। क्या है ये गोल्जी एपरेटस है। ये जो जूम करके मैंने आपको दिखाया है, ये गोल्जी एपरेटस है, ठीक है, ऐसा। तो देखो क्या बोला, इट हैज वेसिकल कंटेनिंग मेम्ब्रेन्स। इसमें बहुत सारी वेसिकल्स होती है। क्या होती है बेटा, इसमें बहुत सारी वेसिकल्स होती है ना, ऐसा। दूसरा, दिस वेसिकल्स आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टेक विच आर कॉल्ड सिस्टर्न, विच आर कॉल्ड सिस्टर्न। अब आप समझो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे वेसिकल्स है, ये एक वेसिकल्स, दूसरे के ऊपर ये दूसरी वेसिकल्स, फिर ये वेसिकल्स, ये वेसिकल्स, इस तरीके से, ठीक है, ये वेसिकल्स है बहुत सारी। तो ये छोटी छोटी वेसिकल्स है, और जब ये ऐसे पैरेलल अरेंज हो जाती है, ऐसे पैरेलल अरेंज हो जाती है, तो इनको हम बोल देते हैं सिस्टर्न। क्या बोल देते हैं इनको, सिस्टर्न। और आपको एक बात बताता हूं, इसको हम कंबाइंड एक साथ अगर हम बोले, तो इस पूरे को एक साथ हम बोल देते हैं गोल्जी एपरेटस। क्या बोल देते हैं, गोल्जी एपरेटस बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा गोल्जी एपरेटस है ना, ऐसा। इसको आप थोड़ा जूम करके देखो तो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसका काम क्या है, देखना, दिस फॉर्म अनदर पोर्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल्यूलर मेम्ब्रेन सिस्टम टू कनेक्ट विद ईआर। ये भैया जो है ईआर से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड है, ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। It serve as storage modification and packaging for the substance synthesized in ER. ER के अंदर जो प्रोटीन वगैरह बन रहा है ना, उसको ये क्या करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, उसको स्टोर करने का काम करता है ये गोल्जी एपरेटस, ठीक है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना हो तो वो भी कर देगा ये, है ना, ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो, कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन गोल्जी एपरेटस। जो हमारी कॉम्प्लेक्स शुगर है वो उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी गोल्जी एपरेटस करता है। एंड विद दिस सम वेस्ट इन इज ऑल्सो मेड विच स्प्रेड थ्रू आउट द सेल। इसके अंदर इस गोल्जी एपरेटस में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। जो गंदगी निकलती है उसको ये पूरे सेल में फैला देता है। क्या कर देता है, पूरे सेल में। दिख रही है आपको काली काला सा जो बना रखा है, ये सब गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, जिसको ये कहाँ से निकला है, गोल्जी एपरेटस में से निकला है। और इस गोल्जी एपरेटस ने इसको पूरे सेल में ऐसे फैला दिया है बेटा, ठीक है, ऐसा। अब आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये जो आपको यहाँ पर रेड से दिख रहे हैं, ये लाइसोसोम है बेटा, ठीक है। एक लाइसोसोम को हम जूम करके देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। ये है लाइसोसोम। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली है बेटा। इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स। ये जो बीच बीच में घूम रहे हैं ये एंजाइम्स है बेटा। तो क्या बोला, लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। मतलब लाइसोसोम जो है सेल के वेस्ट को हटाने का काम करता है। मतलब जो गंदगी है ना अंदर, उसकी सफाई करने का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। तो देखो ये सारी गंदगी को हटा दिया इसने। फिर से देखो, गंदगी है ना यहाँ पे, वेस्ट है, तो वेस्ट को कौन हटा रहा है, ये लाइसोसोम हटाता है। ये क्लीनिंग एजेंट ऐसे समझ लो, ये पूरी गंदगी को सफाई कर देता है, हटा देता है इनको। लाइसोसोम आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब ये गंदगी क्यों हटा पा रहे हैं, क्योंकि इनके पास में है एंजाइम। और ये एंजाइम क्या करते हैं, हर एक चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं उसको, ये, ठीक है, ऐसा।
लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल। मतलब कि ये जो लाइसोसोम है ये क्या करता है पता है, एक तो अगर कुछ भी गंदगी आ गई उसको डाइजेस्ट कर लेगा और इस सेल को ठीक करेगा। दूसरी बात, अगर सेल में कहीं पे भी वॉर्न आउट हुआ है, मतलब कोई टूट फूट हो गई, जैसे दिख रही टूट फूट, तो इस टूट फूट को भी ये लाइसोसोम जो है उसको सही कर देता है, इस टूट फूट को भी हटा देता है, बिल्कुल सही कर देता है और सेल को वापस नए जैसा बना देता है। ठीक है, ऐसा। इसके बाद में लाइसोसोम को क्या बोलेंगे देखना, foreign material entering the cell such as bacteria or food as well as old organisms end up in the lysosome which break them up into the small pieces। मान लो ये जो सेल है इसके आजू बाजू में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं आजू बाजू में, अगर वो बैक्टीरिया गलती से हमारे सेल में घुस जाए ऐसे, तो ये लाइसोसोम जो है ना उस बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, उसको खा लेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा, उस पूरे बैक्टीरिया को खत्म कर देगा ये। ठीक है, तो एक तरीके से लाइसोसोम हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है, ये क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा। लेकिन 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 इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, समझ लेना बहुत अच्छे से। इसकी प्रॉब्लम क्या है भैया, कि ये जो लाइसोसोम है ये अगर इसकी जो थैली फट गई, लाइसोसोम फट गया, अगर समझना अच्छे से, जैसे फट गया है यहाँ पे दिख रहा है ना, ये लाइसोसोम अगर फट जाए, ये जो बैग जो है ये फट जाए, ये फट जाए किसी भी कारणवश, तो क्या होगा, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो फ्री हो जाएंगे, मतलब वो सेल के अंदर आ गए। देखो ना, अब सेल के अंदर आ गए। अब इनका काम यही है कि जो भी इनके कांटेक्ट में आता है उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको खाते हैं। अब सेल इनके कांटेक्ट में आ गई है तो ये सेल को ही डाइजेस्ट कर देंगे, सेल को ही खा लेते हैं, ये सेल को ही खत्म कर दिया। सोचो, जिसके अंदर रहते थे उसी को मार डाला इसने, खुद को ही मार डाला एक तरीके से। इसलिए इसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज कॉल्ड लाइसोसोम। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भैया लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने ही खुद के सेल को खा लेते हैं, इसलिए भैया इनको जो है सुसाइडल बैग कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। किसको समझेंगे अब हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे। तो देखो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा, ये सब है माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है ना, हु इज द पावर हाउस ऑफ सेल। तो भैया पावर हाउस ऑफ सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोलते हैं, मतलब जितनी भी एनर्जी वगैरह है सब कुछ किसके अंदर होती है, इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है बेटा। ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम जूम करके देखते हैं, देखना जरा ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ इन जस्ट वन। मतलब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन जो ये बाहर दिख रही है और एक मेम्ब्रेन जो ऐसे अंदर जो ऐसे राउंड राउंड हो रही है ना, इस तरीके से ये राउंड राउंड हो रही है, ये दो मेम्ब्रेन है। तो एक मेम्ब्रेन तो बेटा बाहर की तरफ है, ये रही एक मेम्ब्रेन बाहर है और दूसरी मेम्ब्रेन अंदर है। तो यहां पर दो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, समझ में आया। ऐसा जो दूसरी वाली मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है। ठीक है, ऐसा बाहर वाली मेम्ब्रेन पे छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बेटा। ठीक है, ऐसा। तो मतलब आप यहां पर ये समझना इस पूरी कहानी का मतलब क्या है। देखो यहां पे इसके अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है डीएनए। कौन होता है इसमें, डीएनए होता है, और इसमें राइबोसोम भी होता है। मतलब डीएनए होने की वजह से, डीएनए की खासियत यह है कि वो अपनी रेप्लिका बनाता है। क्या बनाता है, रेप्लिका, अपनी कॉपी बनाता है, मतलब एक से ज्यादा बन जाते हैं वो। तो इसके अंदर डीएनए होगा, जिस भी जगह पे डीएनए होगा वो एक से ज्यादा बना लेता है। ठीक है, तो इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक से ज्यादा होते हैं सेल के अंदर। देखो एक, ये रहा, दो, तीन, है ना, और भी होते हैं ऐसे, पर मैंने तीन बना दिए ताकि थोड़ा डायग्राम खूबसूरत लगे इसलिए। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया एक से ज्यादा क्यों होते हैं, तो आंसर दे देना, उसके अंदर डीएनए होता है और डीएनए जिसके अंदर भी होगा वो चीज अपनी रेप्लिका बनाएगा। रेप्लिका मतलब कॉपी बनाएगा अपनी। ठीक है, बहुत सारे होंगे वो। दूसरी बात, इसके अंदर जो है छोटे छोटे से आपको दिख रही है, ये राइबोसोम होते हैं इसके अंदर। कौन होते हैं, राइबोसोम। अब राइबोसोम जहां जहां पे होगा वहां वहां पे प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो ये प्रोटीन का सिंथेसाइज भी करता है, प्रोटीन को बनाने का काम भी करता है बेटा। समझ में आया, ये काम है इसका। माइटोकॉन्ड्रिया का कंटेंट डीएनए, सो दे मेक मोर कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इनटू द सेल एट द सेम टाइम। ये जो मैंने अभी बात बताई है आपको। ठीक है, ऐसा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, जो हमको हमारे काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए
वो एनर्जी सब किस में से निकल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में से निकल रही है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो अभी मेरे को एनर्जी चाहिए ना पढ़ाने के लिए, आप पढ़ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, जो भी काम है आप कर रहे हो, उन सब काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी हमारे को कहाँ से मिल रही है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रही है, इसीलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, याद रखना एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में मिलती है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस फॉर्म में हमको एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ऐसा समझ में आया। इसके बाद आता है प्लांट सेल कि आखिर ये प्लांट सेल क्या होता है, तो आपको दिखाता हूं मैं भैया। ये प्लांट है और इसके सेल जिससे बनी हुई है उसको हम बोलते हैं प्लांट सेल। इसको हम थोड़ा जूम करके देखें तो आपको अच्छे से नजर आएगा कि ये प्रॉपर प्लांट सेल है। अब इसमें क्या क्या होता है वो समझना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो रेड रेड से दिख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना। दूसरी बार फिर ये जो हमको यहाँ नजर आ रहा है एक लिक्विड जैसा लिक्विड होता है इसके अंदर भी, वो है साइटोप्लाज्म, है ना। उसके बाद फिर ये है न्यूक्लियस। ठीक है, फिर सेल मेम्ब्रेन है ना। और जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन दिख रही डार्क डार्क सी, ये है सेल वॉल। ठीक है, जो मैं आपको सब समझा चुका हूं पहले, है ना। ये है हमारा वैक्यूल, ये बड़ा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वैक्यूल है बेटा, वैक्यूल बोलते हैं इनको। और ये है प्लास्टिड। क्या है ये, प्लास्टिड है। हम किसी एक प्लास्टिड के बारे में डिटेल में समझेंगे, हमारे जो टॉपिक है मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमारा ये प्लास्टिड है, इसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ऐसा देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनिमल सेल का डायग्राम बना के बता दो और प्लांट सेल का डायग्राम बना लो। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल के डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, तो ये भी पूछ लिया जाता है आपसे। अब हम समझते हैं प्लास्टिड को। प्लास्टिड क्या होता है, देखो ये प्लास्टिड है बेटा, है ना। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन द प्लांट सेल। ये किसके अंदर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होते हैं। दे आर डबल मेम्ब्रेन, इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है, दिख रही है आपको, एक मेम्ब्रेन तो ये रही और एक ये रही अंदर, तो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। द स्पेस इनसाइड द सेल इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब क्या बोल रहे हैं ये कि इस प्लास्टिड के अंदर, तो इसके अंदर का पार्ट दिखाते हैं आपको, ये अंदर ये जो स्पेस है, ये जो जगह है, यहां पर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं उसको बेटा, हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा, है ना। ये स्ट्रोमा है अपना, समझ में आया, ये स्ट्रोमा एक फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, मेनी ग्रेनम आर फाउंड इन दिस स्ट्रोमा। बहुत सारे ग्रेनम इस स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये ग्रेनम है। ये तो ये जो सिक्के जैसे दिख रहे हैं, है ना, ये जो गड्डी दिख रही है ये ग्रेनम है बेटा। ठीक है, ऐसा। ग्रेनम इज मेड अप ऑफ मेनी थैलेकॉइड्स। तो भैया ग्रेनम किससे बने हुए हैं, बहुत सारे थैलेकॉइड से बने हुए हैं। तो ये एक थैलेकॉइड से। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर ग्रेनम और थैलेकॉइड दोनों पे एक जैसा तीर लगाया, अंतर क्या है। अंतर दिखाता हूं आपको, देखो मैंने ये एक सिक्का बनाया, ठीक है, इसको हम बोलेंगे थैलेकॉइड्स। क्या बोलेंगे इसको, थैलेकॉइड्स बोलेंगे, ये पढ़ो आप। ठीक है, ये थैलेकॉइड्स से, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे ये थैलेकॉइड है, एक सिक्का थैलेकॉइड है। अब अगर मैं सिक्के के ऊपर ऐसे बहुत सारी गड्डी बना दूं, ऐसे गड्डी बना दूं ऐसा, तो इसको पूरे को हम एक साथ बोल देंगे, ये जो स्टेक बनाया है इसको हम बोल देंगे ग्रेनम। तो बताओ ये जो ग्रेनम ये किससे बना हुआ है, ये थैलेकॉइड से बना हुआ है, थैलेकॉइड का स्टेक किया हुआ है, उससे ग्रेनम बना है। तो अब आपको ग्रेनम और थैलेकॉइड दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसा। तो बहुत सारे ग्रेनम होते हैं, है ना। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ऑन द थैलेकॉइड। इन थैलेकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल होता है बेटा। ठीक है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, विच इनेबल्स फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोफिल का क्या काम है बताओ, पौधों में फोटोसिंथेसिस करवाने का काम है। फोटोसिंथेसिस तो आप लोग जानते ही हो, खाना बनाते ना पौधे खुद अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। दिस ग्रेनम आर कनेक्टेड टू द ईच अदर बाय अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेमेला। पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लेमेला। अब आप देखो, आपको यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे से पाइप दिख रहे, देखो ये जैसे ये आ रहा है, ये एक पाइप इधर आ रहा है, ये एक पाइप आ रहा है, ये एक पाइप आ रहा है। ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम लोग बोलते हैं लेमेला। क्या बोलते हैं इनको, लेमेला। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे ना, इनको हम बोलते हैं बेटा लेमेला, है ना, ऐसा। तो ये प्लास्टिड है। अब प्लास्टिड के अंदर भी डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। जिसमें भी डीएनए होगा तो एक से ज्यादा होंगे वो, इसलिए डीएनए होने की वजह से एक से ज्यादा प्लास्टिड होते हैं। इसमें राइबोसोम भी है, राइबोसोम है तो इसके अंदर जो है भैया प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ये प्रोटीन बनाता है, तो इसके ये काम भी है भैया दोनों के। ठीक है, ऐसा। अब देखो
देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। अब जो प्लास्टिड है वो भी 3 टाइप का। कौन कौन से टाइप का? 3 टाइप का प्लास्टिड है। एक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? प्लास्टिड कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है उसको हम क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। भैया ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ऐसा फोटोसिंथेसिस जानते हो कि नहीं जानते? वो सनलाइट आएगी, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होता है जिसके थ्रू जो है फूड अपना खुद का खाना बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ऐसा क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो एंड ऑरेंजेस पिगमेंट इन एडिशन टू द क्लोरोफिल। भैया इसके अंदर क्लोरोफिल जो है उसके अलावा येलो और ऑरेंज रंग का पिगमेंट भी होता है। अब वो क्यों होता है? आप देखो, जैसे पत्ती बूढ़ी हो जाती है, मतलब जो समय बीतता है तो पत्तियों का जो रंग है वो पीला पीला हो जाता है ऐसा। फिर उसके बाद पत्ती झड़ के ऐसे नीचे गिर जाती है। ऑटम में होता है ना ऐसा, पतझड़ के मौसम में फिर पत्तियां झड़ जाती है, फिर नई पत्ती आती है। तो ये येलो रंग किन की वजह से आ पा रहा है? यहाँ पे जो ये येलो और ऑरेंज रंग, ऑरेंज जो पिगमेंट है उनकी वजह से आ रहा है, ठीक है। मतलब बेसिकली 2 टाइप की बातें हो रही है सर यहाँ पे। एक है हमारे पास क्लोरोफिल और एक है हमारे पास येलो रंग का पिगमेंट, है ना। एक येलो और ऑरेंज रंग का पिगमेंट ऐसा। तो शुरुआत में तो पत्तियों में ये ज्यादा एक्टिव रहता है, फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है पत्तियां बूढ़ी होती जाती है तो ये एक्टिव हो जाता है, इसीलिए बाद में पत्तियों का रंग येलो या ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसा फिर आता है क्रोमोप्लास्ट। दूसरे टाइप का प्लास्टिक है, प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। तो ये क्रोमोप्लास्ट है, कुछ ऐसा दिखता है। क्लोरोफिल इज नॉट प्रेजेंट इन इट। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता बेटा। एंड इट डज नॉट टेक एनी पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस में भी कोई पार्ट नहीं लेते हैं। इट मेन वर्क इज टू मेक ब्यूटीफुल टू द प्लांट। इसका मेन काम क्या है? प्लांट को खूबसूरत बनाना। इट मेनली लोकेट इन फ्रूट्स एंड पिटल्स ऑफ द फ्लावर। ये फ्रूट्स में और पिटल्स मतलब पंखुड़ियां, ठीक है। तो भैया जो फ्लावर है उसकी पंखुड़ियों के अंदर होता है। तो देखो फूल इसीलिए तो खूबसूरत से दिखते हैं इसको। तो इसका मेन काम क्या है? पौधों को ब्यूटीफुल बनाना, ठीक है। ऐसा फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है भैया? ये एक तो कलरलेस प्लास्टिड होता है ना, इसमें कोई कलर नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्युल्स आर स्टोर। इसमें स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब स्टोर होते हैं। दे लोकेट इन those parts of plant where the photosynthesis does not occur। जहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता ये वहां पर होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है फोटोसिंथेसिस जो है वो जड़ों में नहीं होता, रूट्स में नहीं होता है। तो ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ये भैया पौधों की जड़ों के अंदर होता है, ठीक है। ऐसा है ना। फिर आता है वैक्यूल्स। अब ये वैक्यूल्स क्या है? देखो ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। इन दोनों के अंदर आपको दिख रही है ये वैक्यूल्स है बेटा। ऐसा अब आप एक बात बताओ, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में से वैक्यूल किसकी बड़ी है? ये इसकी वैक्यूल है इतनी बड़ी सारी, और ये एनिमल सेल की वैक्यूल। किस में वैक्यूल बड़ी होती है? तो ऑब्वियस सी बात है प्लांट सेल की वैक्यूल जो है वो ज्यादा बड़ी है। दिख रहा है आपको, है ना। तो वैक्यूल का काम क्या है? वैक्यूल आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड लिक्विड और लिक्विड कंटेंट। मतलब इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट स्टोर होता है, ठीक है। ऐसा प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। इसकी वैक्यूल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनिमल। कितनी ज्यादा होती है? ये भैया अकेली इस वैक्यूल ने ही इस पूरी प्लांट सेल का 50 से 90% हिस्सा घेर लिया। दिख रहा है ना कितना बड़ा पार्ट घेर के रख रखी है। 50 to 90% हिस्सा तो वैक्यूल का ही होता है इसमें, ठीक है। ऐसा इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल शेप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, स्वेलन एंड रिजिडिटी, हार्डनेस टू द सेल। मतलब ये वैक्यूल क्या करती है? इस प्लांट सेल को एक तरीके से मजबूती प्रदान करती है, उसको स्ट्रक्चर देने का काम करती है, ठीक है। ऐसा यहां तक समझ में आया। और दे स्टोर मेनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर प्लांट लाइक अमीनो एसिड। इसमें अमीनो एसिड स्टोर होता है, इसमें शुगर स्टोर होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एसिड वगैरह स्टोर होते हैं, और कुछ प्रोटीन भी इसके अंदर स्टोर होते हैं बेटा, ठीक है। तो ये काम है। स्पेशलाइज्ड वैक्यूल ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेड फ्रॉम द सेल इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर। मतलब इसमें से बहुत सारे वेस्ट वगैरह ये सब भी इसमें से ही बाहर निकलते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा और अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है ये वाला सवाल कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो प्लांट सेल है रिलेटिवली लार्जर इन साइज, ये बड़ी होती है। एनिमल सेल आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, ये छोटी होती है। द सेल मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय अ सेल वॉल
इन प्लांट्स, इसमें सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। प्लास्टिड लाइक क्लोरोप्लास्ट है ना आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, इसमें प्लास्टिड होते हैं, इसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं। द वैक्यूल आर वेरी लार्ज, इसमें वैक्यूल बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल, सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल, यहाँ पर सेंट्रियोल होता है, इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। ठीक है, इसी के साथ मेरा ये चैप्टर होता है खत्म। मैं आप लोगों को मैथ्स, साइंस और एसएसटी तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं बेटा, वो भी एनिमेशन के साथ में, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हो इस चैनल के और बाकी वीडियो तो आप देख लेना, सारे एसएसटी के भी वीडियो देख लेना, कंप्लीट एनिमेशन के साथ में पढ़ा है, मजा आ जाएगा, इस तरीके से पढ़ा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, अगले वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।